हेलो स्टूडेंट्स, DSCJ होम क्लासेस में एक बार फिर से आपका खुशामदीद करता हूं। मैं इमरान तांत्रे, टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल घट। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जो कि है 9th हिस्ट्री का 3rd चैप्टर। इसके अभी तक हमने 2 लेक्चर दिए हैं और आज हम जो है इसका 3rd और फाइनल लेक्चर देने जा रहे हैं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नाजीज ने जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए, उसमें बहुत सारी किलिंग्स की। उन्होंने बहुत सारे लोगों को एग्जाइल कर दिया, बहुत सारे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने गैस चैम्बर्स में डाल दिया। मीन्स वो क्राइम करते गए इस शॉर्ट से पीरियड में। अब वो क्राइम क्यों किए? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ही बेस थी इन्हीं चीज़ों पे। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आइडियोलॉजी ऑफ नाजीज। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो आइडियोलॉजी के ऊपर बेस होगा, यानी कि नाजीज की क्या आइडियोलॉजी थी और उसको उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया जर्मनी में या फिर जो भी उन कॉलोनीज उनके अंडर थी। तो बच्चों, आज के जो लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो होंगे ये कि हम आज के लेक्चर के बाद जो है नाजिज्म की आइडियोलॉजी के बारे में एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आएगी। और इसके अलावा बहुत सारे क्राइम्स जो उसने किए इस शॉर्ट से पीरियड में, जब से उसने भागदौड़ संभाली थी जर्मनी की, तब से लेकर वर्ल्ड वार सेकंड के एंड तक, जब हिटलर ने सुसाइड किया रशिया से हारने के बाद। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाजीज की आइडियोलॉजी क्या थी। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आइडियोलॉजी क्या होता है। देखिए बच्चों, आइडियोलॉजी जो है वो एक सेट होता है आइडियाज़ का, यानी कि एक ऐसे आइडियाज़ जिस पर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड हो, यानी कि जिस बुनियाद में एक ऐसे आइडियाज़ जिस पर अपनी लाइफ एक इंसान जो है गुजारने की कोशिश करता है, वो उस इंसान की आइडियोलॉजी हुई। वही जो है यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं बोर्ड पर भी जो लिखा हुआ है। अब आइडियोलॉजी क्या थी हिटलर की? मेन जो उसकी आइडियोलॉजी थी वो ये था कि दुनिया में, चाहे वो यूरोप है चाहे वो एशिया है, कहीं भी, लेकिन चूंकि वो जर्मनी का था तो उसने जो है ये आइडियोलॉजी सबसे पहले इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की अपने मुल्क जर्मनी में। जो आइडियोलॉजी थी वो आप इस पिक्चर से जो है समझ सकते हैं कि यानी कि कोई भी दो इंसान जो है मीन्स या फिर कोई लोग जो है वो इक्वल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो मर्द और औरत है, चाहे वो अमीर और गरीब है, चाहे वो गोरा है या काला है, वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये उसकी मेन आइडियोलॉजी थी। अब ये आइडियोलॉजी जो है ये एक रेशियल हायरार्की पे बेस था। अब ये रेशियल हायरार्की क्या है? पहले हम हायरार्की जानने की कोशिश करेंगे। हायरार्की जो है इट मींस एक ऐसा सिस्टम जो फॉलो किया जाता है सोसाइटी में, जहां पर इंसान को कैटेगराइज किया जाता है या फिर किसी भी चीज को कैटेगराइज किया जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक। यानी कि जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो टॉप पे आ गया, जो उससे कम वो मीडियम पे आ गया, जो उससे कम वो बॉटम पे आ गया। तो इस हिसाब इस चीज को हम हायरार्की बोलते हैं। तो नाजीज की हायरार्की क्या थी कि ऑल मैन आर नॉट इक्वल, यानी कि दुनिया के लोग जो हैं वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो जो उसका मेन एम था वो मीन्स जो उसकी हायरार्की थी, उसने जो हायरार्की फॉलो की थी और कराई थी वो 3, जहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस हायरार्की में उसने टॉप पे किनको रखा था? नॉर्डिक जर्मन आर्यन पीपल्स को। वो कहता था कि दुनिया की सबसे सुपीरियर रेस जो है वो जर्मन आर्यन की रेस है। इसमें कौन आते थे? जो ब्लू आइड पीपल थे जर्मनी के या फिर यूरोप के। वो कहता था कि ये सबसे सुपीरियर रेस है और हिटलर का मेन एम यही था कि वो इस
आर्यन जो है, ब्लू आइड आर्यन जो है, जर्मन आर्यन जो है, इन्हीं का दबदबा हो हर जगह पे, यही जो है सुपीरियर है, यही जो है हर जगह पे राज करने चाहिए, ये उसकी आइडियोलॉजी थी। और हायरार्की जो थी उसमें उसने टॉप पे किसको रखा था? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को। जो सेंटर में उसने रखा था वो रखा था किसको? जो बाकी कलर्ड पीपल थे, यानी कि जो वाइट पीपल थे, जो जर्मनी के या फिर यूरोप के, वो जो है उसको उनने सेंटर में रखा। और बॉटम में उसने किसको रखा? ज्यूज को, यहूदी जिनको हम बोलते हैं, तो ज्यूज को उसने सबसे बॉटम पे रखा। तो ये जो है उसने हायरार्की, उसने कहा कि सुपीरियर रेस जर्मन आर्यंस, सबसे कम ज्यूज, और उसके अकॉर्डिंगली ये जो सबसे बॉटम पे आती है, इसको जीने का कोई हक नहीं है। और इनके खिलाफ जो है मोस्टली वो क्राइम्स हुए जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़े और हम आज के लेक्चर में भी पढ़ेंगे। अब ये जो रेशियल हायरार्की है, ये कॉन्सेप्ट उसने बारो किया कहां से? चार्ल्स डार्विन से और हर्बर्ट स्पेंसर से। ये दो फिलॉसफर्स से, ये दो जो बहुत ही बड़े फिलॉसफर्स रहे, ये आपने पढ़े होंगे, तो इनसे जो है इसने ये आइडिया बारो किया। अब कॉन्सेप्ट क्या था? मीन डार्विन का कॉन्सेप्ट आप पहले समझने की कोशिश करें। उसने कहा है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनका एवोल्यूशन हुआ है बाय नेचुरल प्रोसेस। वहीं पे अगर हम स्पेंसर की बात करें तो उसने कहा है, उसने डार्विन के इसी आइडिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है और कहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि इस दुनिया में वही सर्वाइव करेगा जो चेंजिंग एनवायरनमेंट से जो है अपने आप को अडॉप्ट करेगा। यानी कि कोई गर्म इलाके का है, सर्दी में अगर वो बर्दाश्त कर पाया तो वो जी सकता, नहीं तो वो मर जाएगा। तो मींस मैं एग्जांपल देने की कर रहा हूं। तो यही जो है इन दोनों का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए यहां पर एक चीज नोट करने वाली है कि इन दोनों ने कहीं पे भी जो है ये बात नहीं की कि आपने जुल्म करना है या आपने उस रेस को हटा ही देना है। अब ये कैसे हुआ? मींस ये जो है हिटलर ने इन आइडियाज को अपने हिसाब से, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली जो है मैनिपुलेट किया। हालांकि उन्होंने, डार्विन ने या फिर स्पेंसर ने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि जो इंफीरियर है या फिर जिसको आप कैटेगराइज कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने ऐसा कोई भी जगह पे नहीं बताया कि ये जो है लोगों के बीच में डिफरेंसेस होने चाहिए। लेकिन हिटलर ने इन आइडियाज को अपना इंपीरियर रूल जस्टिफाई करने के लिए जो है मैनिपुलेट किया इन आइडियाज को और अपने हिसाब से जो है इन आइडियाज को इंप्लीमेंट किया अपने वे से। हिटलर जो था उसका सिंपल फार्मूला था, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वन विल पैरिश। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग रेस, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग रेस कौन थी? जर्मन आर्यंस जो ब्लू आइड थे, उसके अकॉर्डिंगली वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है इस दुनिया की और वही जो है सर्वाइव करेगी। एंड द वीक वन विल पैरिश, यानी कि जो वीक हैं, जो कमजोर हैं, यानी कि इनके अलावा जितने भी लोग हैं उनको जो है यहां से निकल जाना चाहिए या फिर उनको खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे फाइनेस्ट जो रेस है वो कौन थी? वो थी जर्मन आर्यंस की। और वो ये भी बोलता था कि उसको ही डोमिनेट करना चाहिए पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पे, पूरी दुनिया पे जो है उसको राज करना चाहिए। तो ये जो है एक, हम कह सकते हैं, एक रेशियल हायरार्की का कॉन्सेप्ट जो है जो हिटलर ने दिया था। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट उसने दिया जिसको हम बोलते हैं जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हिटलर। अब ये क्या था ये हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। इसको जो है उसने
जो है दूसरा नाम दिया, मीन्स इस जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट जो था इसको उसने दूसरा नाम दिया, जिसका जो है लेबेंसुरम जो है। अब इस कॉन्सेप्ट के तहत क्या था, उसने कौन सी आइडियोलॉजी स्प्रेड की कि टेरिटरीज जो है नीड्स टू बी एक्सपेंडेड, यानी कि अगर मैं यहां का हूं तो मुझे चाहिए कि मेरी ये जगह जो है कैसे बढ़ती जाए, वो बढ़ानी है। उसी तरीके से जो उसने कहा कि ये जो टेरिटरीज हैं ये बढ़नी चाहिए, किसी भी रेस की, किसी भी सोसाइटी की उसको स्टिक नहीं रहना चाहिए। से फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर का किसी कंट्री का जो है रकबा है, एरिया है, तो उस कंट्री के लोगों को, इस कंट्री की हुकूमत को चाहिए वो उसको बढ़ाता चले जाएं, यानी कि 1 किलोमीटर से उसको जो है 1.5 पे पहुंचाना है, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर पे एक्सपेंड करते ही जाना है। और ये उसकी फिलॉसफी थी हिटलर की, नाजीज की, और यही फिलॉसफी जो है उन्होंने फॉलो की और इसी फिलॉसफी को एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने पोलैंड पे कब्जा किया, रशिया की कुछ कॉलोनीज को एक्वायर किया और बाकी कंट्रीज में भी जो है अपना वो एरिया एक्सपेंड करने लगे थे। तो ये जो था दूसरा ये जो है कॉन्सेप्ट था। जो नाजीज था उसका जब वो फुल पावर में आया तो उसने जो है अपने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे जो है काम करना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, जब वो रेशियल हायरार्की, उसने अपने नॉर्थ आर्यन को जो है टॉप पे रखा, उनको फुल फैसिलिटीज देने लगा, उनको फुल जो है राइट्स मिलने लगे, और जो बाकी थे, जो ज्यूज थे स्पेशली, उसने जो है उनको जो है वहां से हटाना, उनको मारना जो है उसने शुरू कर दिया। तो ये जो था मींस नाजीज का, जब नाजीज जो है फुल पावर में आ गए तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका मेन मकसद जो था वो था रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर आर्यंस बनाना। अब इस रेशियल स्टेट में उसने क्या किया, इसमें जो है नाजीज ने लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक है डिजायर्ड, दूसरा आ गया अनडिजायर्ड। यानी कि डिजायर्ड जो लोग वो चाहते थे कि बसने चाहिए, और कुछ लोग अनडिजायर्ड यानी कि जिनको एलिमिनेट होना ही होना चाहिए। अब ये डिजायर्ड और अनडिजायर्ड कौन थे? डिजायर्ड में उसने सिर्फ रखा था एक ही कैटेगरी को, प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यन रेस, जो उसकी नजर में डिजायर्ड थे। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो अनडिजायर्ड कैटेगरी, जिसके लिए उसने बोला कि उनको कोई भी राइट नहीं है जीने का। और वो कौन थे? सबसे टॉप कैटेगरी में आगे ज्यूज, फिर जिप्सीज, फिर ब्लैक, पॉलिश एंड रशियंस, जिनके बारे में उसने बताया कि इनको जीने का कोई हक नहीं। तो एक प्रोग्राम उसने शुरू किया, यूथनेशिया प्रोग्राम हिटलर ने और नाजीज ने शुरू किया। अब इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने मेंटली और फिजिकली अनफिट पीपल जो थे जर्मनी में, और वो उन कॉलोनीज में जिनको जर्मनी ने, हिटलर ने एक्वायर किया था, उनको जो है उसने एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। किनको? मेंटली और फिजिकली अनफिट पीपल्स को। लेकिन जो मेन ग्रुप जो इनकी इस क्रूअल पॉलिसीज का जो है विक्टिम बने, वो कौन थे? ज्यूज। अब हम जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्यूज को उन्होंने किस किस तरीके से हराया, ये सताया। सबसे पहली बात, उनको लगता था, यानी कि नाजीज को लगता था कि ये जीसस क्राइस्ट जो थे उनको किसने मारा? ज्यूज ने। ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से नाजीज ने ज्यूज पर बहुत जुल्म ढाए, क्योंकि वो क्रिस्ट के फॉलोअर्स थे
और उनको लगता था कि ज्यूज ने जो है उसको मार दिया, उनको मार दिया, जीसस क्राइस्ट को। दूसरा पॉइंट जो है इसमें, वो समझते थे कि ये जो है यूजर्स है। कौन लोग? जो लोगों को लोन की शक्ल में पैसा देते हैं और उसके बदले में उनसे बहुत ज्यादा टैक्स उनसे वापस वसूल करते हैं, जो आप लोगों ने बॉलीवुड की पुरानी मूवीज में देखा होगा, जहां पर वो मुनीम जी होते थे और वो जो है गॉगल लगा के उनसे जो है मींस लोगों से अननेसेसरी टैक्स लेते थे, जो टैक्स एक तो राजा के लिए, दूसरा फिर उसका अपना खर्चा भी निकलना चाहिए था। तो इस किस्म का जो है नाजीज उनको समझते थे, जिसकी वजह से उसने उन पर इतने जुल्म ढाए। और ज्यूज को जो है नाजीज कंसीडर करते थे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी सोसाइटी में, और प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना वो कहते थे कि ये हमारा एथिकल ड्यूटी बनती है, इसलिए हमने ज्यूज को हटाना ही हटाना, क्योंकि वो कहते थे कि ज्यूज जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब हटाना शुरू कर दिया तो उसने क्या किया? उन्होंने जो है नाजीज ने सीधा ज्यूज के बिजनेसेस को बाइकआउट कर दिया। दे वर थ्रोन आउट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज, मींस जो भी कोई गवर्नमेंट मुलाजिम था या कुछ था गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, उनको वहां से हटा दिया। इनफैक्ट उनके वर्शिप के जो प्लेसेस थे वो भी उसने जो है नाजीज ने जो है जला दिए। उसके अलावा उनको जो है अपनी ओरिजिनल प्लेसेस से, यानी कि उनके घरों से उन्होंने निकाल दिया और गेटोज में बंद कर दिया। गेटोज में रहने के लिए उनको मजबूर कर दिया। और गेटोज जो है आगे आप एक पिक्चर में देखेंगे कि उनकी क्या हालत होती थी। गेटोज यानी कि एक बिल्डिंग सी, एक कैंप सा जहां पे उनको रहना पड़ता था, और वहां पर ना उनको पानी की पूरी फैसिलिटी, ना बिजली की पूरी फैसिलिटी, ना शौचालय की कोई फैसिलिटी। तो ऐसे में वो वहां पर रहते थे, जिससे बीमारियां फैलती थी, और बीमारियों से ही जो है वो लोग उन गेटोज में रह के मर जाते थे। और मास किलिंग की ज्यूज की गैस चैम्बर में, और किलिंग का तरीका क्या था उनका? मास किलिंग करना, उनको गैस चैम्बर्स में डाल देना और उनको जिंदा वहां पर जला देना। इस पिक्चर में जो है आप देख सकते हैं कि गैस चैम्बर, ये आप देख रहे हैं यहां पर, इनमें जो है उनको डाल दिया जाता था, फिर गैस को ऑन किया जाता था और वो वहां पर जिंदा जल जाते थे। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये नाजीज के कंसंट्रेशन कैंप्स की है, जो आउटर लुक है कंसंट्रेशन कैंप का। यहां पर जो है उनको डाल दिया जाता था, जो भी उसको लगता था कि ये डिजायर्ड नहीं है, जो रहने के काबिल नहीं है, तो इनमें डाल दिया जाता था। तो ये वाली पिक्चर में आप देख पाओगे कि ये गेटोज और गेटोज का अंदर का और कंसंट्रेशन कैंप का जो अंदर का व्यू है कि कैसे इनको जो है जैसे बॉक्सेस में बंद करके जो है रहना पड़ता था। तो इस किस्म की जो है ज्यादतियां नाजीज ने ज्यूज के साथ की। इसके अलावा जो है जो मेन सेक्शन ज्यूज के अलावा जो है जो मेन सफरर्स थे नाजीज के रूल के अंडर या फिर नाजीज की पॉलिसीज के अंडर, जो सबसे बड़े सफरर रहे वो रहे पीपल ऑफ पोलैंड। क्योंकि जब हिटलर ने पोलैंड पे अटैक कर दिया तो उसने, या फिर हम कह सकते हैं कैप्चर किया, तो उसने जो है पोल्स को, पोलैंड के लोगों को कंपेल किया कि वो अपनी कंट्री छोड़ दें। और उनको क्या किया? उनको जो है एक अलग से जो है मींस एक जगह दे दी, जिस जगह का नाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रखा गया। वो जगह उनको रहने के लिए दे दी। उनको क्यों निकाला? ये यहां पर क्वेश्चन खड़ा होता, क्योंकि उसने जो मैंने पहले आपको बोला था कि उसने कहा था टेरिटरीज नीड्स टू बी एक्सपेंडेड।
वो एक्सपेंड करना चाहता था अपनी रेस को, अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को, जिसके लिए जो है वो अब जर्मनी में तो उसने काम तमाम कर दिया था ज्यूज का, जर्मनी में उसने तमाम कर दिया था जिप्सीज और ब्लैक्स का। अब जो है वो अपनी टेरिटरी, जो उसकी पॉलिसी का, जो उसकी आइडियोलॉजी का हिस्सा था, अब वो उसका पॉलिसी वो शुरू हो गई एक्सपेंशन करना। उस एक्सपेंशन के चक्कर में जो है उसने पोलैंड पे को कैप्चर किया और पोलैंड को जो है रहने के लिए अलग से एक छोटी सी जगह दे दी, जिस जगह का नाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रखा गया। और क्यों उनको निकाला वहां से? क्योंकि वो चाहता था कि आर्यन रेस जो है वहां पर भी एस्टैब्लिश हो जाए, आर्यन रेस जो है जर्मनी के बाहर भी एक्सपेंड कर जाए। दूसरी बात, हिटलर ने जो पोल्स थे, जो एजुकेटेड पोल्स थे, जो इंटेलेक्चुअल पोल्स थे, उनको मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो चाहता था, वो सोचता था कि अगर ये जिंदा रहे तो ये हमारे खिलाफ जो है लोगों के अंदर बीज जो है बोते जाएंगे, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से जो है उसने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जो वहां के एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल पीपल्स थे। जो पोलैंड में जो और सफरर्स थे वो थे वहां के बच्चे। उन्होंने क्या किया, नाजीज ने क्या किया कि उन्होंने वहां के बच्चे, जो छोटे छोटे नए न्यूबॉर्न जो बच्चे थे, उनको अपनी माओ से जो है स्नैच कर दिया, मींस छीन लिया, और उनको जो है रेस एक्सपर्ट्स के पास भेज दिया, यानी कि जो उनको टैली कर सके, जो उनको में से देख सके, यानी कि बच्चों को छुड़ा लिया माओ की जो है गोद से और उनको भेज दिया अपने स्कूल्स में, हम कह सकते हैं, या फिर अपने ऑफिसेज में, जहां पर उन्होंने रेस एक्सपर्ट्स जो है बिठा के रखे हुए थे। वो रेस एक्सपर्ट्स जो है देखते थे कि क्या ये जो बच्चे छीन लिए गए हैं पॉलिश से, पोलैंड की माओ से, क्या इनमें वो गुण हैं जो जर्मन आर्यंस में हैं, जो ब्लू आइड आर्यंस में हैं। अगर उनमें से कोई भी बच्चा जो रेस एक्सपर्ट्स के पास थे, उनका जो है मींस रेस एक्सपर्ट जो है बोलता हाँ ये है, तो उनको जो है जर्मन फैमिलीज में भेजा जाता था फर्दर स्टडीज के लिए, फर्दर फैसिलिटीज के लिए। लेकिन जो बच्चे उन रेस एक्सपर्ट्स को लगते कि ये ठीक नहीं है, ये जर्मन आर्यंस कैटेगरी के नहीं है, ये वैसे नहीं बन सकते थे, तो उनको जो है कैंप्स में भेजा जाता था, जहां पर मोस्टली जो है बच्चे जो है मर जाते थे। तो ये जो थे मैन सफरर्स थे, एक तो ज्यूज आ गए और दूसरा जो है पोलैंड के लोग हो गए। अब हम बात करेंगे थोड़ा यूथ के बारे में कि नाजीज का यूथ के बारे में क्या व्यूज था। यहां पर भी हम दो कैटेगरीज कर सकते हैं, एक जो आर्यन यूथ थे और एक जो बाकी कैटेगरीज के थे, जो उसमें ज्यूज आ गए, उसमें पॉलिश आ गए, उसमें जिप्सीज आ गए। जो बाकी के थे उनके लिए जो है हिटलर या फिर नाजीज के बीच में जो है कि दिलों में कोई भी रिगार्ड नहीं था। अलबत्ता नाजी जो थे, हिटलर जो थे, वो भी यही कहते थे कि यूथ जो है वो किसी भी नेशन की बैकबोन है, और वो काफी इंटरेस्टेड थे यूथ में, लेकिन सिर्फ उन यूथ्स में जो जर्मन आर्यन रेस से बिलोंग करते थे या फिर उनकी जैसी क्वालिटीज अपने आप में ला सकते थे, सिर्फ उनके लिए जो है वो इतना इंटरेस्टेड था। अब उसका मेन मकसद था कि आर्यन रेस को जो है बिल्ड करना है, स्ट्रांग बनाना है। तो उसके लिए जो है उसने क्या किया, उसने जो है सोचा कि यूथ को जो है हमने अपनी जो है नजर में रखना ही रखना है, जिसके लिए उसने क्या किया, उसने अपनी एक टीम बनाई और जो वॉच रखती थी स्कूल के अंदर की एक्टिविटीज में भी
और स्कूल के बाहर की एक्टिविटीज पे भी जो ये यूथ की एक्टिविटीज थी, यानी कि वो निवास रखते थे कि कोई ऐसा तो नहीं है जो भटक रहा है, क्या कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये नाजीज की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है। तो ऐसी ही एक्टिविटीज पे जो है उसने एक टीम बनाई जो उनके नजर में उन पे नजर रख सके। अब यूथ के लिए उसने क्या किया, उसके लिए अगर हम कहें तो उसने पूरा स्कूल सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया। अब स्कूल में उसने क्या क्या चेंजेस लाई ताकि उनकी यूथ जो है वो थोड़ा जो है आइडियोलॉजिकली नाजीज के पैटर्न पे चले। उसने जो है सबसे पहली बात की कि उसने वहां से ज्यू टीचर्स को रिमूव कर दिया, स्कूल से रिमूव कर दिया, बच्चों को अलग कर दिया, यानी कि जो आर्यन रेस से बिलोंग करते थे या फिर उन जैसे बनते थे उनको अलग बिठाया, और जो वो दूसरी कैटेगरी है अनडिजायर्ड कैटेगरी है, यानी कि ज्यूज के बच्चे, जिप्सीज के बच्चे, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे, उनको जो है अलग बिठाया। और लेटर क्या हो, बाद में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों को स्कूल से निकाल ही दिया जाता है, क्योंकि वो कहते थे कि इनको पढ़ने का, इनको ग्रो करने का कोई भी हक नहीं है। और फिर चौथा स्टेप उन्होंने क्या लिया स्कूल्स में, उन्होंने जो है जो भी वहां का सिलेबस था उसको चेंज कर दिया। जो वहां की बुक्स थी जो आज तक जर्मनी में पढ़ाई जाती थी उनको जो है रीराइट किया गया, उनको रेशियल साइंस की बिना पर जो है दोबारा से डिजाइन किया गया। और उन बुक्स का जो मेन एम था वो ये था कि बच्चे जो है लॉयल बने नाजीज के। तो इस किस्म का जो है उसने स्कूल सिस्टम वहां पे क्रिएट किया। हिटलर ने यूथ के लिए अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है बनाई। हिटलर मींस उन ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स थे, यानी कि 10 साल की उम्र का जब बच्चा हो जाता था वो रिक्रूट होता था जंग वोल्फ में, यानी कि नाजीज की जो यूथ ग्रुप था उसमें जो है उसको रिक्रूट होना पड़ता था, उसको उसमें रजिस्टर्ड होना पड़ता था 10 साल की उम्र में। और 3 साल या 4 साल हम कह सकते हैं कि वो उसको उसमें रहना पड़ता था। फिर जब 14 साल का एक बच्चा हो जाता था उसको जो है ज्वाइन करना होता था क्या, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिटलर यूथ भी कहा जाता है। 14 साल की उम्र में जो है उनको वहां ज्वाइन करना पड़ता था। और यहां इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस यूथ ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिसको हम हिटलर यूथ कहते हैं, इसमें जो है बच्चों को आइडियोलॉजी और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी जो लॉयल होती थी किसके, नाजीज के। और 18 साल की उम्र में उनको ज्वाइन करना होता था आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो लगता था उनको कि ये जो है सर्व अच्छे से कर सकते हैं उनको आर्म्ड फोर्सेस में, या फिर जो बच जाते थे जितनी उनको जरूरत होती थी आर्म्ड फोर्सेस में, उनको आर्म्ड फोर्सेस में डाला जाता था। जब वहां की रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो गई, जो बच जाते थे उनको बाकी चीजों में जो है लगा दिया जाता था। तो ये था हिटलर का व्यू यूथ के रिलेटेड। अब हम हिटलर या नाजीज का जरा व्यू देखते हैं वुमेन के ऊपर, कि वुमेन के बारे में जो है उसका क्या कहना था। हिटलर का एक जो है मींस प्रोवर्ब हम कह सकते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है मैंने, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, यानी कि ये जो है यहां से इन 2 लाइंस से जो है हमें ये पता चल सकता है, हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि हिटलर जो था वो कितनी रिस्पेक्ट देता था एक वुमेन को। मींस 1933 में जो है 1933 में उसने ये चीज कही। लेकिन क्योंकि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे, 3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा
कि हिटलर जो था वो सही बंदा नहीं था, हम कह सकते हैं, जो इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करता था। तो यहां पर फिर वो कैसे इक्वालिटी शो कर सकता था? वुमेन के बारे में उसको, उसके दिल में रिस्पेक्ट थी, लेकिन सिर्फ उन वुमेन के लिए वो उसने ये सेंटेंस कहा था जो उसको लगता था कि जो बर्थ दे सकते थे डिजायर्ड वन को, यानी कि सिर्फ उन औरतों के लिए जो है उसके दिल में ये रिस्पेक्ट थी जो डिजायर्ड बच्चे पैदा करती थी, यानी कि ब्लू आइड, गोल्डन हेयर्ड, जर्मन आर्यन रेस के बच्चे जो पैदा कर सकती थी, जो मां पैदा कर सकती थी, उसके लिए जो है उसके दिल में रिस्पेक्ट फुल थी। जो अनडिजायर्ड बच्चे पैदा करती थी उनको पनिश किया जाता था, यानी कि यहां पर भी जो है उसने इक्वालिटी शो नहीं की। जो अनडिजायर्ड पैदा करे उनको पनिशमेंट, और जो डिजायर्ड पैदा करे उनको रिवार्ड दिया जाता था। उनके लिए जो है मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस उसने बोला है ये सिर्फ उन माओं के लिए बोला है जिनने डिजायर्ड। अब इनाम क्या मिलता था? मीन्स ऐसी माएँ जो डिजायर्ड बच्चों को पैदा करती थी उनको जो है मिलता था स्पेशल डिस्काउंट हॉस्पिटल्स में, स्पेशल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में, और जो माँ 4 डिजायर्ड बच्चों को पैदा करती थी उनको जो है ऑनर क्रॉसेस दिए जाते थे, यानी कि ब्रोन क्रॉस दिया जाता था। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी ये ओलंपिक्स होते हैं वहां पर फर्स्ट जो आता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, जो सेकंड आता है उसको सिल्वर दिया जाता है, जो थर्ड आता है उसको ब्रॉन्ज। यहां पर भी जो है उसने एक कैटेगरी बनाई उन माओं की जो 4 बच्चे पैदा करती थी, कौन से वाले? डिजायर्ड वाले, उनको ब्रॉन्ज क्रॉसेस दिए जाते। जो 6 डिजायर्ड बच्चे पैदा करती उसको सिल्वर क्रॉसेस दिए जाते थे, और जो 8 बच्चे या 8 से ज्यादा डिजायर्ड बच्चे पैदा करती उसको गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। तो ये जो था उसका वुमेन के बारे में मानना था। तो यहाँ पे जो है हमने लगभग पूरा जो है नाजीज के बारे में, हिटलर की आइडियोलॉजी के बारे में, हिटलर के क्राइम्स के बारे में जो है पढ़ा। इसके साथ ही जो है हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।